हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी साइंस 25/25, उसकी ये 38वीं वीडियो है और आप सभी वीडियो को एक साथ प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये सीरीज चल रही है हमारी RRB ग्रुप डी के लिए चल रही है। वैसे तो ये जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली मैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो उसका आवर्तकाल होगा वो भी 2% बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जो हुक का सिद्धांत था वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक द्रव बूंद गोलियां आकार धारण कर लेती है, मतलब किसके कारण। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी की जो बूंद बूंद होती है गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स यह ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तरंग का वेग, यानी जो तरंग का वेग होता है उसे v कहते हैं, आवृत्ति को n कहते हैं, तथा जो तरंग दैर्ध्य होता है तरंग दैर्ध्य को a कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तीनों में क्या संबंध है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आएगा, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बस फार्मूला बेस पूछे जाते हैं। जैसे 3 पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट में से किन्हीं 2 पॉइंट को देता है और तीसरे को पूछता है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फार्मूला याद नहीं होता है, और फार्मूला याद नहीं होता है और जो सिंबल्स होते हैं पता नहीं होता है कि ये v किसका है, n किसका है और a किस चीज का सिंबल है। तो देखिए यहाँ पर वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वेग इक्वल टू हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, v इक्वल टू एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेंटूरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। देखिए जो वेंटूरी मीटर होता है इससे क्या ज्ञात किया जाता है, क्या मापा जाता है। तो देखिए जो द्रव का प्रवाह होता है वेंटूरी मीटर से मापा जाता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यांत्रिक तरंगे संचारित होती हैं। यांत्रिक तरंगे संचारित होती हैं। देखिए जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वह ठोस में भी होती हैं और द्रव में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं। तो यहाँ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। और देखिए जो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस में संचारित होती हैं। इससे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन भी दे सकता है नहीं होती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल होती है। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा है थोड़ा सा मिसटाइप हुआ, ये जो ऐसे करके है 9.8 इंटू 10⁸ जो लास्ट वाला वर्ड है ये पावर में है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो प्रकाश चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे शून्य शून्य में संचारित नहीं हो सकती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ध्वनि, सी। देखिए जो ध्वनि होती है संचारित नहीं हो सकती है और ये शून्य शून्य में संचारित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति मतलब से कैसा लगेगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा, यानी कि उसकी छत पर जाके लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? देखिए जो एक्स किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच असंजक बल के कारण। देखिए फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपके कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर उठता है? तो कहते हैं कि ये जो ये अकेस्यकत्व की जो घटना होती है, अकेस्यकत्व की घटना के कारण लैंप की जो बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस की यह घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। पानी की बूंदें बूंदें का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? देखिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल का अभाव, यानी जो आसंजक बल की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होगा? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चंद्र ग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर आपके जो कथन दिए हुए हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है। देखिए यह जो दोनों कथन है दोनों सही है। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए जब चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा हो गया और ये हो गया सूर्य के बीच में जब यहाँ पर पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा। और जो चंद्र ग्रहण होता है यह पूर्णिमा के दिन लगता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है और यह पूर्णिमा के दिन होता है। अब आते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब यह घटना होती है और यह घटना अमावस्या के दिन होती है। इसको देखिए रटने कोई बात नहीं है, अगर आपको समझना है। ये देखिए मान लीजिए ये सूर्य हो गया और हाँ यहाँ पर हम लोग पृथ्वी पर हैं। अगर इसके बीच में कुछ आएगा तभी तो हम लोग को सूर्य जैसे कटा हुआ दिखता है ना सूर्य ग्रहण में। मान लीजिए पृथ्वी, ये तो पृथ्वी हो गया, हम लोग यहाँ पर हैं। अगर ये सूर्य हुआ, अगर इसके बीच में कुछ आ जाएगा, मान लीजिए चंद्रमा आएगा तभी तो सूर्य हमको कटा हुआ या कुछ भाग उसका दिखेगा। तो यही होता है सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समतल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर कथन दिया है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 1/2 भाग अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। देखिए तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। समतल दर्पण में अपनी संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई की अपनी लंबाई आधी होनी चाहिए, ये वाला सही है। देखिए कोई दर्पण है, दर्पण में अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो मिनिमम लंबाई होनी चाहिए दर्पण के, मतलब आपकी उतनी आधी आधी होनी चाहिए, दर्पण होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये वाला जो कथन है ये गलत है और यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ आपका ये वाला सही है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 1/2 अपनी ओर आधा प्रतीत होता है। तो ये नहीं होता है 1/2 नहीं, सिर्फ 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना प्रतीत होगा। 1/2 नहीं, हाफ नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। परिदर्शी में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितनी डिग्री कोण पर स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री पर स्थित होते हैं। परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए एक पॉइंट से इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गोली दर्पण की फोकस दूरी के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? देखिए जब गोली दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? देखिए जो अवतल लेंस होता है उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अंतःदर्शी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
यदि प्रकाश के रथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देती है, ये गलत है। और बाकी जितने पॉइंट्स हैं ये सही हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी सही है। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, ये भी सही है। आकाश में तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है, हाँ, तो यहाँ पर सब सही, ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वही रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो साइंस की जो सीरीज थी इसमें क्वेश्चन से कितने सही हो जा रहे थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जहाँ तक मेरा टारगेट चल रहा साइंस में 25 से 25 आपको लाना है। आप ला भी देंगे अगर सभी वीडियो आप वॉच किए हैं जो मैंने साइंस में स्ट्रेटेजी बताई थी कि साइंस में किन किन पॉइंट्स को आपको पढ़कर जाना है, किन पॉइंट्स को रखना है, किन पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है। तो सभी बातें अगर सभी वीडियो मेरी देखे होंगे तो आप साइंस में 25 से 25 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।